नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो डिसीज़ का नाम है पक्षाघात। उसको पैरालिसिस कहते हैं। आमतौर पे पैरालिसिस हो जाना या फिर अलग अलग उसके नाम है। मैं आपको डिटेल में उसको बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये जो डिसीज़ लंबा है, इस कारण वीडियो भी लंबा जाएगा, क्योंकि ये डिसीज़ छोटा नहीं है। ये रिलेटेड टू जो आपका ब्रेन है उसके रिलेटेड डिसीज़ है ये। उसको कार्डियक भी, जो हृदय है वो भी आपका उसको इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन भी इन्वॉल्व रहता है, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये अलग अलग इसका जो तरीका है पक्षाघात का, या फिर पैराप्लेजिया, हेमीपैराप्लेजिया या हेमीपैरेसिस, तो ये अलग अलग उसके नाम है। मैं जो हूँ आपको सादे सिंपल वे में इसको किस तरह से बता सकता हूँ वो मैं देखूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। इसलिए इसमें क्या शॉर्ट में हो सकता है, आपके जो कॉमन मैन भी इसको समझ सके, इसको जान सके इस डिसीज़ को। और इसका जो वीडियो है, जो आपका यूट्यूब आप इसको देखते हैं, तो इसका आपको उपयोग होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और कहीं पे इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसका उपयोग आपके जीवन में होना चाहिए। आपके नज़दीक में जो भी कोई पेशेंट है, आपके घर के पेशेंट है, आपके आसपास के कोई अगर मरीज़ है, तो आप उसको समझा सके। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो एकदम से जो रियलिटी है वही बताऊंगा, बिना इसके कोई मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो अभी तक हमने केसेस किए हैं पैरालिसिस के, उनका जो रिज़ल्ट आया है, हमने जो रिज़ल्ट पाया है उन पेशेंट में, वही मैं बताऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप ये चैनल देख रहे हैं। मेरा जो डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा ये नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है वो देख रहे हैं। इसको आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने पर आपके कोई अमाउंट लेस नहीं होती है, आपको सिर्फ आने वाला वीडियो जो है मेरा, उसका नोटिफिकेशन मिलता है, इसी कारण आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम अभी चलते हैं जो टॉपिक है आज का, जो पक्षाघात। मैं जितना इजी इसको कर सकता हूँ उतना मैं इजी करूँगा। तो पक्षाघात का मैं पहले आपको निदान बताऊँगा, निदान क्या रहेगा, उसके बाद में मैं लक्षण बताऊँगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो अगर निदान में अगर कहें तो पक्षाघात मेनली जो रहता है वातज विकार है। पक्षाघात जो है वातज विकार है, वात के कारण हो रहा है ये। इसका जो स्थान जो रहता है वो ब्रेन में भी रह सकता है। कार्डियक का जो है, कार्डियक मीन्स हृदय के रिलेटेड, अगर इसका कोई है हृदय के रिलेटेड भी हो सकता है पक्षाघात का होना, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। या फिर कोई लोग इसको फिर जो एम्बोला या फिर एम्बोलिज्म, कहीं पे जो खून जो है वो नहीं पहुंचना आपके ब्रेन के कोई पार्ट पे, या वहाँ पे कोई नस फट जाना, ये अलग अलग उसका फिर जो सिम्टम्स है वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये अलग अलग उसका नाम आता है। आपको किस तरह पे ब्रेन में इसका लोकेशन है, उस तरह फिर आपको जो सिम्टम्स है वो दिखाई पड़ते हैं, लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो वात व्याधि में ये पक्षाघात आता है। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि तत्र रुक्ष लघु शीतः खरः सूक्ष्म चल अनिलः, ये सभी वात के लक्षण हैं। वात विकार, वात जो है वात के ये सभी गुण है, लक्षण नहीं कहेंगे हम इसको, ये गुण कहेंगे। ये सभी गुण है वात के। ये गुण का अगर बढ़ जाता है आपके शरीर में, तो उस कारण से वात प्रकोप जिसे कहते हैं, वात प्रकोप या वात क्षय का रीजन या वात प्रकोप का रीजन। तो वात प्रकोप के कारण में आपका जो है ये ब्रेन में कहीं पर नस फट जाना, या फिर कहीं पे अगर एम्बोला है या कोई गांठ, अगर ये अगर हम यूज़ ना करेंगे, एम्बोला वर्ड यूज़ ना करेंगे, ये जो है ये पानी, ये जो गैस की भी रह सकती है कोई, या फिर कोई पार्टिकल जो है एलडीएल की भी ये रहती है, जिसे फैट कहते हैं हम, फैट, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। फैट के अलावा इसको बैड कोलेस्ट्रॉल वर्ड सही रहेगा, एलडीएल का। या फिर
ये कोई अगर पार्टिकल जो है खून की जो गांठ है वो भी हो सकती है इसमें। तो ये कोई भी इसमें गांठ हो सकती है जो अटक जाती है, आपके स्मॉल जो आर्टरीज़ है उसमें अटक जाती है, जो सप्लाई करती है किसी पार्ट को आपके ब्रेन में, और उस कारण से फिर आगे ये पहुंच नहीं पाता है, खून का सप्लाई नहीं हो पाता है। खून का सप्लाई ना होना मीन्स उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचना, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचना, उस कारण से फिर उसके जो चेंजेस है वो आगे देखने को मिलते हैं, उस पार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जैसे कहीं कहीं पे फिर ये जो खून की जो नली जो है, जो आर्टरीज़ है वो रप्चर हो जाती है, तो उस कारण भी उस जगह पे फिर प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता है, और वो फिर वहाँ का जो रीजन है, ब्रेन का जो रीजन है वो डैमेज होना शुरू कर देता है, और उस कारण से फिर अलग अलग लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। तो वात प्रकोप रहता है उसमें, फिर एक तो रहता है कि केवल वात प्रकोप से ही, दूसरा रहता है फिर ये पित्त और कफ के कारण भी, जैसे कि किसी किसी में जो हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है वो 180 ऊपर का, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है 110 रहेगा, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा बढ़ जाना, उस कारण से भी आपकी कहीं ना कहीं तो भी ब्रेन की जो नस है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, वो भी रीजन आपका जिसे कहते हैं कि ये हो सकता है आपको पक्षाघात हो जाए उसमें आगे फिर। तो इसमें और भी कोई रीजन है, जैसे कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं आप गिर गए, आप सिर के ऊपर गिर गए, रोड एक्सीडेंट में आपको अगर कहीं सिर पे चोट आ गई है, वह उस कारण भी आपको ये जो पक्षाघात है वो हो सकता है। और भी पक्षाघात जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अगर इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, अगर सर्वाइकल रीजन में इंजरी है या फिर चेस्ट रीजन में इंजरी है, जो स्पाइन है आपका, जो गर्दन से जो सर्वाइकल स्पाइन जो आ रहा है, तो लंबर वर्टेब्रा, लंबर और कॉक्सिक्स है, सैक्रल और कॉक्सिक्स है, तो वो लंबर के नज़दीक तक भी अगर कहीं पर भी आपको इंजरी होती है, आप अगर कुल्ले के बल अगर कहीं गिर जाते हैं, बटक रीजन में अगर गिर जाते हैं, और तब अगर कोई इंजरी होती है आपको, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, तब भी आपको ये पैरालिसिस जो है या फिर पक्षाघात है ये हो सकता है। तो ये इसके सभी जो है ये रीजनिंग है, इसके और भी रीजनिंग है, लेकिन हम ये जो मैं आपको बताया तो ये अभी जनरल रीजनिंग है, जैसे कि अलग अलग तरह मैंने बताया, ब्रेन के इसमें, कार्डियक के इसमें, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के इसमें, ये कॉमनली पाए जाते हैं रीजनिंग इसमें, मेनली पक्षाघात में। उसके बाद में अगर लक्षण में कहेंगे तो अलग अलग तरह के लक्षण रहते हैं। आपने फेशियल पैरालिसिस सुना होगा, उसको फिर अर्जित कहते हैं। तो एक तो फिर कंप्लीट अगर लेफ्ट और राइट को अगर हम डिवाइड करेंगे बॉडी को, तो उसमें फिर अगर लेफ्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस या फिर राइट साइड फेशियल पैरालिसिस, उसमें मेनली रहता है कि आपके जो आप खाना खा रहे हैं, तो ये खाना खाते वक्त एक साइड से सलाइवा आपका बाहर निकलता है, आप प्रॉपर बोल नहीं पाते हो, आपको उसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच जो है आपके बोलने का है वो आप प्रॉपर वे से नहीं रहता है, आपकी जो टोनिंग है वो प्रॉपर नहीं रहती है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं रहता है, तो उसमें फिर स्लर्ड पिच रहती है, तोतलापन जिसे कहते हैं वो रहता है, आपका वर्ड है वो प्रॉपर नहीं निकलता है, और आपका जो सलाइवा हो एक साइड से कहीं ना कहीं निकलते रहता है, एक तो लेफ्ट साइड राइट साइड से, जिस तरह से है उसके फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो मसल जो शिफ्ट हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि खींचतान होती है उसमें, तो शिफ्ट हो जाती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वहाँ की जो सेंसेशन है वो अलग से फिर लॉस हो जाती है, सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, ये अलग दो टॉपिक आते हैं फिर उसमें, तो हम ये इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर उसमें ग्रेडिंग रहती है, सेंसरी ग्रेड रहता है, मोटर का ग्रेड रहता है, उसमें नहीं जाएंगे, वो फिर अलग हो जाएगा और विषय वो ज़्यादा वो थ्योरेटिकल बनेगा। बाद में अगर जाएंगे तो हम लेफ्ट साइडेड आपका पैरालिसिस है या फिर राइट साइडेड पैरालिसिस है, तो ये भी रहेगा कि आपके ब्रेन में कहाँ पे इसका लीजन बना हुआ है, उस कारण से भी। तो किसी किसी का फिर एक ही हाथ पैरालाइज हो जाता है, किसी किसी का एक पैर पैरालाइज हो जाता है, या किसी का वन साइड जो है कंप्लीट पैरालाइज होता है, तो लेफ्ट साइडेड हेमीपैरेसिस इसको, जिससे हम अगर कहेंगे तो एक तो रहेगा कि लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस या फिर राइट साइडेड पैरालिसिस। इसको शुरुआत में जो है वो जो हेमीप्लेजिया कहते हैं, एक साइड में अगर रहेगा, और आपको अगर टोटली बॉडी आपकी पैरालाइज है तो इसको कहेंगे क्वाड्रीप्लेजिया। ये हेमीपैरेसिस
ये भी एक वर्ड आता है शुरुआत में जो है, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। फिर आपको 8-10 दिन में या फिर कुछ महीने भर में आपको इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। तो आपके जो सेंसरी और मोटर जो है वो आपका वर्क करने लगता है। सेंसरी मीन्स आपको ये टच हो रहा है, मैं अगर इसको अगर पिंच कर रहा हूँ तो ये आपको टच महसूस हो रहा है, सेंसरी है। मोटर में आपका मसल आता है, आपको आपके मसल टोन कैसा है, मसल पावर कैसा है, आप कुछ उठा रहे हैं या फिर आपका हाथ नीचे जा रहा है, आपके मन से ऊपर आ रहा है, तो ये सेंसरी में आता है। इसके ग्रेडिंग रहते हैं, 0 to 5 ग्रेड रहता है इसका। तो ये ग्रेडिंग फिक्स ग्रेडिंग है इसका। तो ये ग्रेडिंग भी उसको फिर जांच करके उसका अलग अलग तरीके का जांच रहता है ग्रेडिंग में, जिसमें बेबिन्स की साइन आती है, एंकल का रिफ्लेक्स देखते हैं, नी का रिफ्लेक्स देखते हैं, रिस्ट का रिफ्लेक्स देखते हैं, रिस्ट का एंकल का रिफ्लेक्स देखते हैं। तो ये रिफ्लेक्स के इससे फिर जो भी वो फिजिशियन रहते हैं वो ग्रेडिंग उसको देते हैं, उसका 0 to 5 ग्रेड उसको देते हैं। डर्माटोम्स भी इसमें एक वर्ड आता है कि उस रीजन के जो मसल है या फिर स्किन है वो इन्वॉल्व रहती है। तो ये और फिर वो थेराटिकल वर्क हो जाएगा हमारा, तो हम उसमें ना जाएंगे। तो आपको यही समझना है कि ब्रेन में जहाँ कहीं भी आपका लीजन बना हुआ है उस हिसाब से आपको जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं। आपका अगर ये साइड में अगर है लीजन है कहीं पर भी ब्रेन में आपका, तो आपको ये साइड में मीन्स अगर आपका लेफ्ट साइड में लीजन है तो आपका बॉडी का राइट साइड में कहीं ना कहीं तो भी आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। आपकी जो सेंसरी और मोटर नर्व जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या उसमें फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होगी। आपको चलने फिरने में दिक्कत है, बैठने उठने में दिक्कत है, आपकी जो मोशन है कहीं ना कहीं आप अगर चलना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है प्रॉपर, आपका गेट बराबर नहीं रहता है, आपका पोस्चर बराबर नहीं रहता है, आपका टोन बराबर नहीं रहता है। तो ये सभी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट आपका ब्रेन का किस जगह पे है, कौन सा आपका ब्रेन का पार्ट इसमें डैमेज हुआ है, उसके ऊपर से निर्भर करता है आपके लक्षणों में। किसी किसी को कम्प्लीटली जो पैर जो है उसका दोनों भी तरह के पैर का लॉस मिलता है, उसमें कहीं पर भी सेंसेशन भी नहीं रहते हैं और फिर पावर भी नहीं रहता है, तो पैर भी वो उठा नहीं पाते, वैसे भी पेशेंट रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स वो आपको मिलेंगे जिस तरह से आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। या फिर जिसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए। ब्रेन से लेके तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक अपर मोटर न्यूरॉन आएगा। स्पाइनल कॉर्ड से लेके तो फिर पेरिफेरल जो नर्व जो है उसकी तरफ अगर ये जाता है तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन में जाएगा। तो ये बहुत क्या कहते हैं ऊपर ऊपर का मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें फिर आता है कि एंटीरियर हॉर्न सेल, पोस्टीरियर हॉर्न सेल, ये आएगा। तो ये हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, हम सिर्फ एक मोटा मोटा अगर इसको अगर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को अगर समझेंगे तो ब्रेन से लेके तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के आगे जो रहेगा वहाँ से अगर वहाँ पे अगर लीजन है तो वो जाएगा फिर लोअर मोटर न्यूरॉन में। तो ये दो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आपका जो पैरालिसिस है वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का पैरालिसिस है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का पैरालिसिस है। तो ये वहाँ आपके जो फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि ये आपका जो पैरालिसिस हुआ है वो किस तरह का रहा है। उसमें फिर रिफ्लेक्स देखते हैं, वो आपका बेबिन्स की साइन देखते हैं, आपका जो रिस्ट का रिफ्लेक्स देखते हैं, एंकल का रिफ्लेक्स देखते हैं, नी का रिफ्लेक्स देखते हैं। वहाँ के जो टेंडन है, टेंडन के ऊपर हैमर से इसको हल्का सा मार के वो फिर रिफ्लेक्स उसमें आता है। तो ये जो आपका शरीर का जो रिफ्लेक्स है उसमें आता है। तो उस तरह से भी उसमें भी वो डिसाइड हो जाता है कि आपका ये जो लीजन है वो अपर मोटर न्यूरॉन है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन का है। आपकी जो तलवा, जो पैर का जो तलवा है उसके ऊपर भी ये जो हैमर है, हैमर को रख के, हैमर को घिस के, तो ये इस तरह से उसको हैमर को लेके जाते हैं, उसके जो नॉब रहता है उससे, और फिर पैर पे भी बेबीज की जो साइन बता रहा हूँ वो पाया जाता है या उससे देखते हैं फिर। तो ये और थ्योरेटिकल बात हो जाएगी, तो आप उसमें ना जाइए। आपको सिर्फ यही समझना है कि आपका जो पैरालिसिस हो वो उसका लक्षण क्या क्या है, किस किस तरह से इसके लक्षण हो सकते हैं। इसमें फिर आगे अगर जाएंगे तो हम ये मसल वेस्टिंग भी पाई जाती है। अगर आप ये हाथ जो है आप वर्क नहीं कर रहे इस कारण, पैरालिसिस कारण में, तो मसल जो है ये आपकी कम हो जाती है, उसमें जो टोन है कम हो जाता है, उसकी साइज़ कम हो जाती है, तो उसको मसल वेस्टिंग कहते हैं।
तो ये पूरा जो टॉपिक है फिर ये थ्योरेटिकल हो जाएगा, हम उसमें ना जाएंगे। अब हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले तो एकदम से क्लियर है कि वातवर्धक जो आहार विहार है आपको पूरी तरह से स्टॉप करना है। आपका अगर एक बीपी के कारण हुआ है तो आप बीपी को मॉनिटर करना है, बीपी किस तरह से है। तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन आएंगे, इसमें सीटी स्कैन आएगा, सीटी स्कैन करके लीजन कहाँ पे वो पता चलेगा। ये कहीं आपका स्पाइनल कॉर्ड का तो लीजन नहीं है, कहीं पर भी सर्वाइकल कहेंगे या फिर लंबर कहेंगे, या फिर ब्रेन का तो कोई लीजन इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर कार्डियक का भी कोई इसमें है या नहीं है, साइन सिम्टम्स है या नहीं है, तो वो भी देखेंगे। तो ये सभी आएगा आपके पैरालिसिस की इसमें। और जिसको हम टेस्ट करते हैं इसमें फिर कुछ टेस्ट रहती है, CPK-MB रहता है, तो ये भी इसमें करते हैं। तो अलग अलग तरह के जो टेस्ट है इसमें कार्डियक के ओरिजिन में पहले करते हैं, इसमें शुरुआत की स्टेज में पैरालिसिस की इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है करके, क्यों हो रहा है, इस इनका कंडीशन क्यों बनी हुई है, तो ये देखते हैं। या फिर ट्रॉप टी करके आता है, ट्रोपोनिन टी करके आता है, वो भी देखते हैं। उसमें कार्डियक मसल का डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता चल जाता है। CPK-MB भी वही उसी तरह का ये एंजाइम टेस्ट है, इसमें भी ब्लड जो है, ब्लड में ये लेवल जो है बढ़ जाती है, तो वो भी एक देखते हैं कि कहीं कार्डियक ओरिजिन तो नहीं है इनके शरीर में जो अभी तकलीफ हुई है। तो BP आपका मॉनिटर करते रहना है। और जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें मेनली आपको जो ट्रीटमेंट का पार्ट आता है ये बहुत अलग पार्ट है। इसमें पंचकर्मा का भी आता है, मालिश है, शेक है, आपको पूरी बॉडी की मसाज कर लिया आपने, पूरी बॉडी का शेक कर लिए, बाद में बस्ती है, इसमें विरेचन है, नस्य थेरेपी है, स्थानिक भी इसमें कुछ अप्लाई करते हैं, सिर का शिरोधारा करते हैं, शिरो पिसु करते हैं, शिरो बस्ती करते हैं, शिरो लेप करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, वो आपके फिजिशियन नज़दीक के ये काफ़ी अच्छी तरह से इसको जानते हैं। बाकी अगर आप पेट में अगर लेने की अगर कहेंगे बात, तो पेट में लेने की कुछ मैं आपको दवाई बताऊंगा, जैसे कि ये शतावरी रही, महावात विध्वंस रस है, महावात विध्वंस रस, देवदारू करके प्लांट आता है एक, कुक्कुटांडतक भस्म है, ये कैल्शियम सप्लीमेंट है, ये गोदंती भस्म है, ये शंख भस्म है, शंख भस्म, वात गजांकुश रस है, ये वात गजांकुश रस, ये समीर पन्नग रस है। वात और कफज की अगर संप्राप्ति रही तो उसमें फिर समीर पन्नग यूज़ करते हैं। ये चोप चीनी है, चोप चीनी, ये दशमूल है, दशमूल, ये अभ्रक भस्म है, इसमें अभ्रक भस्म आता है ये, और ये पंचतिक्त घृत गुग्गुल है। इसमें और भी कुछ दवा रहती है, जैसे कि महायुगराज गुग्गुल रहा, योगेंद्र रस रहा, महावात विध्वंस मैंने आपको भी बताया, और फिर इसमें रसराज रहा। तो ये अलग अलग तरह के जो आपके नज़दीक में जो वैद्य है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कल्प को आपके लिए यूज़ करना है, ये कौन सी किस तरह की संप्राप्ति है, उसके हिसाब से फिर आपके जो पक्षाघात है उसमें फिर ये दवाई को यूज़ करते हैं। तो उसमें तो कहाँ का लीजन है, कौन सी चीज़ें आपके शरीर में इन्वॉल्व है, आपकी प्रकृति किस तरह से है, जैसे कि कहा कि दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा अवस्थाच। ये जो है आपका जो अवस्था है उसको देखते हैं, आपकी कंडीशन किस तरह से बनी हुई है आपकी डिसीज़ की, आपका डिसीज़ में दोष क्या है, दुष्य क्या है, उसको देख के, और स्थान संचय क्या है व्याधि का, उसको देख के व्याधि का किस ऑर्गन में व्याधि आपकी आई है उसको देख के, ये सभी चीज़ें देख के आपके जो नज़दीक के जो फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट चलानी है। तो ये रसकल्प जो है, कुछ सुवर्ण कल्प आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रसराज रस है, योगेंद्र रस है, महावात चिंतामणि रस है। तो ये सभी जो दवाई है ये आपके नज़दीक के फिजिशियन डिसाइड करेंगे आपको कौन सी दवाई चलानी है, आपको पंचकर्मा का कौन सा ट्रीटमेंट आपको चलाना है, बस्ती कितने दिन तक चलानी है, विरेचन आपको कब देना है, स्नेह शोधन कितने दिन तक आपको चलाना है, ये सभी जो है ये आपके नज़दीक के फिजिशियन है वो डिसाइड करते हैं और आपको फिर ये ट्रीटमेंट चलाएंगे। आपको इतना ही ये वीडियो के द्वारा मुझे बताना है, मेरा जो शेयरिंग है इसमें ये बताना है कि हमने आयुर्वेद के माध्यम से काफ़ी पेशेंट में लाभ दिया है
इसको इम्प्रूवमेंट काफ़ी आता है। जो चल फिर नहीं पाते वो चल फिरने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में पैरों में कोई मस्कुलर जो है, जो मसल का पावर है वो जीरो था, वो भी चल फिर रहे। तो इसमें रिज़ल्ट आता है, पक्षाघात में रिज़ल्ट आता है, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, उसमें रिज़ल्ट आता है। अर्दित में रिज़ल्ट, अर्दित ये अलग डिसीज़ मीन्स ये अलग टॉपिक हो जाता है अर्दित का, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। एक तो लेफ्ट साइडेड या फिर राइट साइडेड फेशियल पैरालिसिस, ये कोई भी हो सकता है। जिस तरह से आपके ब्रेन में रीजन है उस तरह से ये आपका लेफ्ट और राइट साइड का बनेगा। उसी तरह हाथों में भी उसी तरह का बनेगा, पैर में भी उसी तरह बनेगा, जिसको हेमी पैरालिसिस या फिर हेमी पैरालिसिस कहेंगे, या फिर क्वाड्रिप्लेजिया कहेंगे अगर चारों भी आपके हाथ पैर इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें कोई पेशेंट में लैट्रिन का भी नहीं रहता है कि उनको कब लैट्रिन हुई या कब पेशाब हुई, ये भी पता नहीं चलता है। तो वो भी उसका सेंस जो है वो लॉस हो जाता है। तो ये भी इसमें भी रिजल्ट मिलते। सिर्फ आपको आपके जो नज़दीक के वैद्य है, आपके जो आयुर्वेद फिजिशियन है, उनके तरफ जाके आपको ये पूरी ट्रीटमेंट करवानी है। जो भी आपको शमन चिकित्सा देंगे, शोधन चिकित्सा देंगे, सभी करवानी है। नस्य थेरेपी रहती है इसमें, नाक में दवाई डालने की रहती है, वो भी काम करती है इसमें, अच्छी काम करती है, वो भी आप कर सकते हैं इसमें। बस्ती जो है, बस्ती पूरा सर्वांग में वात का जो शमन करती है या फिर उसको निकालने में कारगर है। नीरो बस्ती जो है वो जो वात का जो प्रकोप होता है वो प्रकोप शांत करने में नीरो बस्ती कारगर है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इसको समग्र विचार करके, पथ्य का विचार करके आपका जो पक्षाघात है वो ठीक बिल्कुल होगा। इस पर कोई शक का विषय नहीं है। आप सिर्फ इसको अच्छे से फॉलो करिए, आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है उनको फॉलो करिए, और आप ये पक्षाघात से आपको ठीक बिल्कुल आप हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।